जय हिंद बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो नंबर 2। इसके पहले हम लोग एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें अपन जैसे रिएक्शन वगैरह या कौन से एसिड का पीएच क्या है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमने एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम इसके आगे पीएच और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें हम लोग एसिड और बेस को अभी तक डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्ट्स को, और उसके पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, वो है पीएच, ठीक है। क्या होता है पीएच, आइए जानते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशंस। एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमको देखना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गनेस मतलब एसिड है बेस है, ये तो हमने इंडिकेटर्स से पता कर लिया था, ठीक है। जैसे कि हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया था, फिनोल्फथेलिन का यूज़ किया था, मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया था। लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक है, ये जानकारी हमको उससे पता नहीं चल पा रही थी। तो अब हम लेकर आए हैं पीएच स्केल, जिससे हम बता सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस अपन देखेंगे यहाँ पे, मतलब स्ट्रेंथ देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ। चलो, तो भाई कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड और कितने स्ट्रॉन्ग है बेस, ये हमको देखना है, तो चलते हैं। अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसका यूज करेंगे अब अपन, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे। जो क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स शोस डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि अलग अलग कलर देता है ये, ठीक है। और जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना कलर अलग आएगा। मतलब कि H प्लस आयन जितना है उसके अकॉर्डिंग ये कलर चेंज होता है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी चीज है। लिटमस तो खाली क्या हो रहा था, एसिड अगर होते हैं तो क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, और बेस अगर होते तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग कलर आएगा। जितना H प्लस बढ़ते जाएगा उतना कलर चेंज होते जाएगा, या घटते जाएगा तो कलर चेंज होते जाएगा। इसके लिए एक स्केल बनाई, अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। क्या है, एक पीएच स्केल बनाई, ठीक है। किसको मेजर कर रहे हैं, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को। इसमें P4 होता है पोटेंज। पोटेंज का मतलब जर्मन में पोटेंज होता है, और इसका मतलब होता है पावर। अब पोटेंज ऑफ किसका भाई, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। बोले हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि H प्लस आयन की पावर कितनी है, H प्लस आयन कितना है, ठीक है। और जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। चलिए, पीएच इज मेजर्ड फ्रॉम 0 to 14। कहां से कहां तक मेजर किया जाता है, 0 से 14 तक, ठीक है। जिसमें 0 जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, और 14 जो है वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन मतलब बेसिक। बच्चों कल हमने बताया था कि अल्कली किसको बोलते हैं, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोल रहे थे, अल्कली, ठीक है। हायर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। कैसे, अभी समझेंगे। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी, और पीएच की वैल्यू कम होगी इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे ये हमने एक स्केल देख रखी है, इस स्केल को डिजाइन किया था बच्चों, साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक पीएच स्केल डिजाइन की, जिसमें 0 टू लेके 14 तक क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 टू लेके 14 तक, 0 से 14 तक अपने पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जिसमें 0 पर वेरी वेरी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसा है, वेरी वेरी क्या है, हाई है, ठीक है। और जब ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब पीएच वैल्यू जो है अगर हम कम करते हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और फिर इधर आते 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 देखो H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और OH का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। बच्चों OH माइनस आयन जिम्मेदार होते हैं किस चीज के लिए, बेसिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, बेसिक नेचर के लिए, ठीक है। अब बेसिक नेचर के लिए अगर OH जिम्मेदार है तो इधर H प्लस कम हो गया, OH ज्यादा हो गया,
गया, मतलब यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया, बेसिक कैरेक्टर। जबकि इस तरफ आप देखोगे तो OH कम है और H+ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो एक कंपेरिजन लिया जाता है H+ और OH का, जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उस कंडीशन पे न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिडिक pH आएगा ना बेसिक। ठीक है, चलिए, तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल डिजाइन की जिसको बोलते हैं pH स्केल। इस स्केल में 0 से लेके 14 तक क्या होते हैं, नंबर इंडिकेट होते हैं। 0 से लेके 7 तक एसिडिक होते हैं, 7 पर न्यूट्रल होते हैं, और 7 से 14 तक बेस होते हैं, अल्कली होते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगर हम H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो pH कम हो रहा है, और H+ आयन का कम करते जा रहे हैं तो pH बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना होता है, 7। एग्जाम्पल आपको याद करना है, प्योर वाटर। क्या याद करना है, प्योर वाटर। प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन कितना होता है, लेस देन 7। कितना होता है, लेस देन 7। pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन का 7 से कम होता है। और अल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन का pH कितना होता है, मोर देन 7। ठीक है, कितना होता है, मोर देन 7। ठीक है, pH वैल्यू फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट इन इंक्रीज इन OH माइनस आयन। भाई 7 से 14 जाएंगे हम, 7 से 14 जाएंगे तो क्या चीज बढ़ रही है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, बेस की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। जबकि 7 से लेके 0 पर अगर हम जाएंगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used to measure pH। ठीक है, एक pH पेपर आता है जो मेजर करता है pH को। ठीक है, pH पेपर जैसे कि लिटमस पेपर होता है वैसे ही क्या आता है, pH पेपर आता है जो डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ डिफरेंट कलर्स देता है। लिटमस तो ब्लू रेड, रेड ब्लू यही कलर दे रहा था, लेकिन pH पेपर जो होता है ऐसा कुछ दिखता है अपने को, ये इसमें अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि pH अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 14 पे खत्म हो रहा है तो कलर अलग अलग आ रहा है। जैसे कि पर्पल कलर, वायलेट कलर, ये जो आ रहा है 13 और 14 pH वालों के साथ आ रहा है। जबकि एसिडिक वालों का कलर क्या क्या आ रहा है, देखो 7 से नीचे तो ये ग्रीन, 7 पर ग्रीन के आसपास दे रहा है अपने को। ठीक है, उसके अलावा फिर अपने को ये कुछ कलर्स दे रहे हैं, येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है, पिंक कलर हो गया और रेड कलर हो गया। रेड कलर दे दिया, आपने देखा था कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करते हैं, एसिड्स। तो रेड कलर तो आ ही रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड रेड कलर देंगे, थोड़े से वीक एसिड पिंक कलर, और कम वीक एसिड ये कौन सा कलर देंगे, ऑरेंज। ठीक है, पिंक ऑरेंज और लेमन, इस तरह के कुछ कलर अपने को मिलते हैं, ऑरेंज। ठीक है, ऐसे ही बेस में कलर जाएंगे तो देखो ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा और पर्पल कलर हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग कलर ये देता है, इसको बोलते हैं pH पेपर। ये जो आपके सामने बना हुआ ये क्या है, pH पेपर। ये देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, ये pH पेपर है। ठीक है, तो इस pH पेपर में देखो तो pH 1 2 3 ऐसे कहाँ तक है, 14 तक है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट कलर्स भी दे रखे हैं। अब जो इसको अपन डुबोएंगे इस pH पेपर को, तो ऐसा कलर कुछ आता है तो अपने को पता चल जाएगा कि बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन्हें की स्ट्रेंथ भी पता चल रही, साथ एसिडिक है ये पता चल रहा है, बेसिक है ये पता चल रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है ये भी पता चल जाता है। किससे, pH पेपर से। ठीक है, और ये स्केल है हमारे पास 0 से लेके 14 तक। 0 से 7 क्या है बच्चों, एसिडिक, 7 पर क्या है, न्यूट्रल, और मोर देन 7 से 14 क्या है, बेस या अल्कली। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखना। प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है, ये ध्यान रखना। प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7। ठीक, ये यहाँ पे दे रखा है और कुछ pH वैल्यूज किसका कितना है। सलाइवा बिफोर मील, हमारे मुंह में जो लार निकलती है उसका pH कितना है। ठीक है, और कलर कौन सा दे रहा है, तो सलाइवा pH पेपर के साथ ग्रीन कलर देगा। ठीक है, और pH वैल्यू कितनी है, 6.8 से 7.4, मतलब वीक एसिड से वीक बेस। 7 के करीब बच्चों वीक हो जाता है, 7 के करीब आ जाता है तो एसिड भी वीक हो जाता है और बेस भी वीक हो जाता है, क्योंकि 7 पे जाते जाते दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं ना। स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक। ठीक है, अगली बात करते हैं सलाइवा आफ्टर मील, तो येलो ग्रीन कलर दे देता है। ठीक है, pH वैल्यू कितनी होती है, 5.8, यानी कि एसिड हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं उस समय क्या होता है, एसिडिक होता है। लेमन जूस, ऑरेंज में ऑरेंज कलर ही देगा लेमन जूस। ठीक है, कौन सा एसिड होता था, लेमन, और सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होता था, सिट्रिक एसिड।
तो बच्चों ये एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक है, देखो पीएच वैल्यू 7 से कम और कितनी है 2.2, मतलब अच्छा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स ये कौन सा कलर देती है, येलो, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी है 4, एसिडिक नेचर है। सारे याद नहीं करना है, कुछ कुछ याद कर लेना आप। सलाइवा का कर लेना, ठीक है। लेमन जूस का कर लेना, एक HCl वाला हमारा है 1 मोलर HCl, ये वाला, ठीक है। रेड कलर का होता है, पीएच वैल्यू कितनी है लगभग 0, एसिडिक होता है। हमारे स्टमक में 0 वाला HCl नहीं होता है, हल्का सा थोड़ा 2 पॉइंट के आसपास जाता है, 2.2 के आसपास, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। टेप वाटर का कितना है भैया, टेप वाटर जो है वो कैसा रहता है, एसिडिक से बेसिक, डिपेंड करता है कि पानी कैसा है, बोरवेल का है, कुएं का है, तालाब का है, नदी का, इस तरह का, ठीक है। तो ये अपने को कुछ याद करना है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता था बच्चों, नाम बताओ, टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। याद करवाया था, इसमें 2 बार वो था ऑक्जेलिक एसिड, इसमें ऑक्जेलिक एसिड था, है ना। कॉफी, कॉफी येलो कलर देती है, ये भी एसिडिक होती है, ठीक है। कैसी होती है, एसिडिक। तो कॉफ़ी हो गया, जितने भी ज़्यादातर नेचुरल अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब एसिडिक ही तो है जो हम खाते हैं, ठीक है। लेमन जूस, सलाइवा, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो, ये सब क्या है, NaOH जरूर बेसिक है क्योंकि इसमें कौन से आयन ज़्यादा मिलेंगे आपको, OH- आयन। तो देखो इसका pH कितना है 14, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना। जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा और 14 के करीब रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। 7 के करीब तो न्यूट्रल के टाइप में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, pH वैल्यू किसकी क्या है। सम सब्सटेंस शो ऑन अ pH पेपर, pH पेपर पर कुछ सब्सटेंस है जो कुछ pH वैल्यू शो कर रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, ये देखो 1 के आसपास दे रखा है, 1 से लेकर 2.2 तक ये जाता है, ठीक है, वेरी करता है। अबाउट 1.2 दे रखा है। लेमन जूस का कितना है 2.2, ठीक है। प्योर वाटर और ब्लड, प्योर वाटर का बच्चों 7 होता है, याद रखना। ब्लड का हल्का सा ज़्यादा हो जाता है, 7.4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7.4, ये भी ध्यान रखना। ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। कितना होता है, 10। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, NaOH का pH कितना होता है, अबाउट 14, अबाउट 14 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा है ये, एसिड नहीं सॉरी, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है। इधर आते हैं तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और यहाँ पर रहेंगे तो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। ये ध्यान रखना आपको। अब जैसे आपको 2 सॉल्यूशन दे दे, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B, और बोल दें कि सॉल्यूशन A का pH 2 है और सॉल्यूशन B का pH 4 है, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग वो रहेगा जिसका pH कम रहेगा। pH कम होएगा मतलब H+ आयन बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि 2 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस तरफ वाला, और इधर आते आते एसिडिक स्ट्रेंथ कम और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हम देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH के। pH बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, और pH घटाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है pH वैल्यू के। किसके हैं, pH वैल्यू के, ठीक है। pH कम करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, pH ज़्यादा करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 7 पर ले आओगे, दोनों को बराबर कर दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब ये pH पेपर फिर से आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग कलर आते हैं, यहाँ पे कुछ टेस्ट करके दे रखे हैं, ये अलग कलर, ये अलग कलर, ऐसे। तो ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, है ना। गैस्ट्रिक जूस का pH याद रखना आपको 1.2 से 2.2 के अराउंड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस का 2.2 है, ठीक है। प्योर वाटर का 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, सलाइवा का 5 कितना था, 5.8 के समथिंग था, ये रहा 5.8, ठीक है, एसिडिक होता है। हालांकि 6.8 से 7.4 तक जा सकता है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। ये कैसा है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का एसिड। चलिए, तो आपने क्या सीखा कि pH स्केल क्या होती है, pH पेपर क्या होता है, और pH की वैल्यू कितने से कितने तक होगी तो एसिडिक होगा, कितने से कितने तक होगा तो बेसिक होगा। ये चीज़ें आपने जानी।
अब हम चलते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि एसिडिक होगा या बेसिक, ठीक है। और OH- आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी तो H+ आयन, बेसिक स्ट्रेंथ देखना होगा तो OH- आयन। यही चीज हम देख सकते हैं, जैसे कि 1 मोलर क्या है, 1 लीटर लो आप पानी और उसमें डाल दो 1 मोल। 1 मोल मतलब उसका मास, मोलिकुलर मास डाल दो, ठीक है। कितना, जैसे कि HCl है तो HCl का 1 मोलर बनाना हो आपको तो इसका मास कितना होगा 1 + 35.5। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक क्लोरीन का मास 35.5, और इसको आपको डालना है कितने में, 1 लीटर में। तो 1 लीटर वाटर लो और उसमें आप कितना डाल दो 36.5 ग्राम, क्या डाल दो, HCl डाल दो। तो ये बन जाएगा इसका 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। या 1 मोलर एसिटिक एसिड लो। एसिटिक एसिड किसको बोल रहे थे अपन, CH3COOH, जो विनेगर में पाया जाता था। किस में पाया जाता था, विनेगर में, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक हमने लिया, जैसे 1 मोलर HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, ठीक है। इन दोनों को मिलाया हमने तो ये डिफरेंट प्रकार के आयंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि हम बोल रहे हैं H+ एक ज़्यादा मात्रा में देगा, एक कम। कल भी हमने देखा था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो था जो 100% डिसोसिएट हो रहा था और H+ आयन भर भर के दे रहा था, ठीक है। वीक वाले की बात करते तो जो कम मात्रा में आयोनाइज हो रहा था वो वीक था। जैसे कि एसिटिक एसिड या जितने भी अपने ऑर्गेनिक एसिड जो एडिबल थे वो कैसे थे, वीक एसिड थे। लेकिन इनऑर्गेनिक वाले जैसे कि H2SO4, HCl है ना, HNO3, ये कैसे स्ट्रॉन्ग थे, कैसे थे, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मोर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि HCl और H2SO4। और वीक एसिड बच्चों वो थे जो लेस अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि CH3COOH, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये हमारे पास कुछ एसिड थे। बेस की बात करें तो वही जो ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, OH- आयन, जैसे कि NaOH, KOH, ठीक है। और वीक बेस कौन होते हैं, जो कम मात्रा में, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये वीक बेस है, हल्के बेस है, ठीक है, माइल्ड बेस है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे देखेंगे, कौन कितना दे रहा है H+ और OH-। तो यही चीज हमने देखा कि स्ट्रेंथ हम कैसे देख पाएंगे, H+ आयन ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है, या फिर बेस होगा तो OH- आयन कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में इस pH का क्या इंपॉर्टेंट है, हम इतनी देर से pH पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है या हमारे आसपास इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलो देखते हैं 1 बाय 1 इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या लाभ है, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट हमारे पास है प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों कैटेगरी के जो जीव है, मतलब ये सभी प्लांट्स भी जिंदा है और हम लोग भी जिंदा है, ठीक है, डिपेंड करते हैं थोड़ा सा। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, है कि नहीं है, pH सेंसिटिव है कि नहीं है। हमारे ऊपर यदि कोई एसिड गिर जाएगा तो हमारी स्किन जल जाएगी, है ना। तो हमको यदि एक परफेक्ट pH चाहिए, उससे कम या ज़्यादा यदि हमने किया तो क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल जो है वो pH सेंसिटिव होते हैं, दे कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। नैरो रेंज का मतलब कम मात्रा में, अगर pH चेंज ज़्यादा हो जाता है तो मर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई पौधा है वो ग्रोथ कर रहा है और उसके साइड में अपन ने एसिड डाल दिया तो वो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, जल जाएगा पूरा, ठीक है। तो डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म को एक नैरो रेंज की pH चेंज होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर उसको दिक्कत होगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगा फिर वो। आवर बॉडी वर्क्स एट द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, मतलब 7 से 7.8, कितना, हल्का सा बेसिक नेचर चाहिए हमको, कैसा चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में हम जिंदा रहते हैं, कैसा रहते हैं, अल्कलाइन में, हल्का सा बेसिक मीडियम चाहिए। 7 से 7.8, 7.8 इतना pH हमको चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कम अगर हमने कर दिया, जैसे हमारी बॉडी का pH हमने 4 कर दिया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, 5 कर दिया तो सर्वाइव नहीं। हाँ, स्टमक की बात अलग है, वहाँ पर HCl एसिड होता है 2.2, 1.8 से 2.2 के आसपास हमारे पास होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कभी कभी एसिड ज़्यादा भी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई, क्या हो गई, एसिडिटी, ठीक है, एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी बॉडी किस रेंज में काम कर रही भाई, 7.8 तक काम कर रही, 7 से लेकर, ठीक है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच्चों बोर्ड में,
व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ये वैल्यू याद करना पड़ेगी आपको। कितनी वैल्यू? 5.6 से कम हो जाए। किसकी वैल्यू? रेन वाटर के पीएच वैल्यू। मतलब बारिश के पानी का पीएच यदि 5.6 से कम हो जाए तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन, तेजाबी बारिश। क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है। ठीक है। व्हेन इट फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर, ये पानी जो है नदी का पानी उसको क्या कर देता है? ये पीएच को कम कर देता है। तो वहाँ पर रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका क्या हो जाता है? उनका जो बॉडी का पीएच है वो भी अल्टर हो जाता है। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। इसलिए इट एडवर्सली अफेक्टेड द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जल में रहने वाले जीवों की जिंदगी खराब हो सकती है। ठीक है। किस वजह से? इस एसिड रेन की वजह से। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो ज़मीन पर रहते हैं उनमें भी स्किन कैंसर हो, मतलब कि लीव्स वगैरह जो है वो सड़ सकती है। और इंसानों की बात करें तो स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एसिड रेन का पीएच जो है वो कितना होता है? तो एसिड रेन का पीएच लेस देन 5.6 होता है। कितना होता है? लेस देन 5.6। ठीक है। नॉर्मल पानी का पीएच कितना होता है? प्योर वाटर का होता है 7। अगर उससे कुछ कम चला गया, 5.6 से भी कम चला गया तो ऐसे फिर, और वही बारिश के रूप में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है। ये देखो आपको यहाँ एसिड रेन दे रखी है। एसिड रेन जो होता है बच्चों वो किस वजह से होता है? ये वाटर साइकिल का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। इसमें पानी जो है वो वेपर्स बन के उड़ता है और फिर वही बादलों में से वापस नीचे आता है। जब ये नीचे आता है तो पोल्यूशन के कारण हमारे पास दो गैसें होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। ये गैसेस पानी, बारिश के पानी के साथ मिल जाती है। जैसे ये बनाएगा H2SO3 और H2SO4। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यदि मिल गई, ठीक है, और पानी के साथ मिल गई तो H2SO4 बना लेगी। क्या बना लेगी? H2SO4। और इसके साथ मिल गए NO2 के साथ तो ये HNO3 बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बच्चों ये दोनों क्या है? एसिड ही है। और एसिड है तो यही पानी के साथ आएंगे तो क्या कहलाएगा? वो एसिड रेन कहलाएगा। तो देखो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है। एसिड रेन को कॉज करवाते हैं। क्लियर? तो एसिड रेन इसी वजह से हो रही है। पीएच की बात करें, कुछ पीएच हमारे पास है जैसे कि सलाइवा का भी बताया 6.5 से 7.5, ब्लड का 7.4 के अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है। स्टमक का पीएच कितना दे रखा है यहाँ पे? 2। वेरी करता है इसलिए बार बार वेरी हो रहा है। ठीक है। 2, अब यहाँ 2 दे दिया और अभी इसके पहले कितना दिया था? ये देखो 1.2। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों एक साथ एक जैसा नहीं रहता, ये % टू % डिपेंड करता है, इसलिए रेंज में चलेगा, फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो 1.2 से 2.2 आप अप्रोक्सीमेटली रेंज इसकी ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन का पीएच हमारा कितना होता है? तो 4.7 से 7 के आसपास। ठीक है। हालांकि और इससे भी आगे जाता है, 7.4 तक जाता है। बेसिक मीडियम होता है, हल्का सा अल्कलाइन। ठीक है। और यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। तो ये कुछ पीएच वैल्यूज है। इसमें से आपको रेन वाटर की जरूर याद रखना है, प्योर वाटर की याद रखना है। ठीक है। स्टमक का याद रखना है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। और रेन वाटर का पीएच यदि 5.6, वाटर जो है उसका पीएच 5.6 से ज़्यादा हो जाता है और बारिश के साथ आता है तो उसको रेन वाटर बोल देते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों क्या है? इसके लिए मेन जिम्मेदार होती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंस क्या है भाई? पहला तो हमने देखा कि हमारी बॉडी के लिए ये जरूरी है। ठीक है। हमारा जो ब्लड है 7.4 पीएच पर काम कर रहा है ना। स्टमक जो है वो 1.2 से 2.2 की रेंज पर काम कर रहा है। माउथ जो हमारा माउथ जो है उसका पीएच कितना था? सलाइवा का 6.8 से लेके 7.4 तक कब रहता है? जब बिफोर मील, और जब हम खाना खाते हैं उस समय इसका कितना हो जाता है? 5.8। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे डेली लाइफ में काम की थी। प्लांट्स को भी जरूरी है। इसके अलावा और कहाँ काम आ रहा है? व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? मिट्टी का पीएच सुना होगा, टीवी में एड्स भी देखे होंगे कि मिट्टी का टेस्ट कराएं, उसका पीएच टेस्ट कराएं। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो प्लांट्स रहते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एक रिक्वायर्ड पीएच चाहिए होता है। उससे कम या ज़्यादा अगर होगा तो बीज उगेंगे नहीं। ठीक है। या फिर उगेंगे भी तो वो प्लांट ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए सॉइल का जो पीएच है वो भी टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इस इमेज में सॉइल जो है इसका पीएच पेपर से हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। टू फाइंड आउट द पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट,
कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, अलग अलग तरह की मिट्टी को अलग अलग पीएच चाहिए होता है, उसमें डेफिनेटली उसमें जो प्लांट्स रहेंगे वो भी अलग टाइप के ग्रोथ करेंगे, ठीक है। जैसे रेगिस्तान वाले पौधे अलग होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट अलग होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों के प्लांट अलग। क्यों? क्योंकि जैसे प्लांट वहाँ ग्रोथ कर रहे हैं उसकी मिट्टी वैसी की वैसी अलग तरह की होगी, ठीक है। चलिए, ये सैंपल टेस्ट करने का है, एक प्रोसीजर होता है कि मिट्टी लो, उसमें पानी डालो, फिर पानी डाल के उसको पीएच पेपर लगाओ, तो हम कलर देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि कौन कौन से पीएच का यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है। चेक द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, मतलब वही पीएच पेपर, कौन सा पेपर? पीएच पेपर, जिसमें 0 to 14 होता है, कलर अलग अलग आते हैं। आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ, अब देखो आइडियल सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो वही 6 से 7, मतलब जैसे हमको चाहिए ना 7 से 7.4 के आसपास, 7 से 7.4 7.6 के आसपास हमको चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए कितना चाहिए? 6 से 7 चाहिए। कितना चाहिए? 6 से 7। मतलब सभी लोग ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में जिंदा है और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में जिंदा है, वो कैसे है? एक मिडिल न्यूट्रल के आसपास ही कर रहे हैं वेरी, कुछ हल्का सा एसिडिक कुछ हल्का सा बेसिक, स्ट्रॉन्ग में नहीं जी पाएंगे। चलिए, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसको गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रो वर्ड कहीं भी आ जाए बच्चों तो गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, पेट, ठीक है। तो स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हमको अपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, उस समय स्टमक बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे दर्द होता है और इरिटेशन होता है, और इसको हम साइंस की टर्म्स में क्या बोलते हैं? एसिडिटी हो गई। क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। अब इस एसिडिटी को दूर करना है तो कल ही हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड की रिएक्शन यदि बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट और वाटर बनता है तो हमको सॉल्ट से तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वाटर जो हमारी बॉडी के लिए काम का है, ठीक है। तो अगर हमको ज़्यादा एसिड हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो और एसिड तो मिला नहीं सकते, हम क्या मिलाएंगे? बेस। एसिड में जब बेस मिला देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर एसिडिटी हो गई है तो बच्चों क्या लेना जरूरी है? एसिड की बेस। एसिड बढ़ गया तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? बेस। जो हम इस एसिडिटी से निजात पाने के लिए जो चीज ले रहे हैं वो बेसिक नेचर का होता है और एसिड के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए बोलते हैं उसको एंटा एसिड। क्या बोलते हैं? एंटा एसिड्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट, ठीक है। किसके अपोजिट काम कर रही है? एसिड के अगेंस्ट काम कर रही है, इसलिए इनका नाम पड़ गया एंटा एसिड्स, ठीक है। एंटा एसिड्स यूज करते हैं टू गेट रिड ऑफ पेन, बिकॉज बेसिस के लिए हम ये क्या कर रहे हैं? एंटा एसिड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेस एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज। जैसे एक तो आपने मार्केट में नाम सुना ही होगा, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में, सुना है? क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बच्चों आयनिक रिएक्शन होती है, और आयनिक रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि विद इन सेकंड हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है? विद इन सेकंड। तो 6 सेकंड में एसिडिटी दूर कैसे हो जाएगी? क्योंकि एसिड का बेस से रिएक्शन हो जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो फिर क्या होगा? एसिडिटी खत्म, गायब, ठीक है। इसलिए हम इनका यूज कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बच्चों ये भी आता है कि स्टमक में जो एक्सेसिव एसिड हो जाता है उसको दूर करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है एंटा एसिड। एंटा एसिड के सर 2-4 एग्जाम्पल बता दो, चलो देख लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच कितना था बच्चों? अभी देखा था आपने, 10 होता है, 10 से 10.5 के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। दूसरा आप देखो बेकिंग सोडा, आगे पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा, जो घर में मीठा सोडा नाम से अपन जानते हैं, किचन सोडा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एंटा एसिड के रूप में। बेकिंग सोडा भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एज अ एंटा एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, भी इसको बोलते हैं NaHCO3 फार्मूला होता है। अभी आगे पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। ये नाम दे रखे हैं, देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। माइल्ड बेस होता है, माइल्ड मतलब हल्का बेस, इतना ज़्यादा भी नहीं और इतना वीक भी नहीं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 मतलब समझ रहे हो आप, 7 से 14 के बीच बेसिक कैरेक्टर होता है। 10 पर आ गया मतलब दोनों के बीच की कंडीशन है, तो ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ना ही ज़्यादा वीक बेस है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना है, और उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लेते हैं एंटाएसिड्स। एंटाएसिड में क्या पाया जाता है बच्चों? एसिड की बेस। तो आपको ध्यान रखना है एसिड को हमको खत्म करना है तो बेस लेना पड़ेगा, ठीक। अगला इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का? टूथ डीके। यहां पे देखो इस बच्चे के दांत पूरे सड़ गए हैं, मे भी ज्यादा चॉकलेट खाने से। चलो देखते हैं। इसके दांत सड़ गए हैं, कारण क्या है इसका? इसने एक तो प्रॉपर डेंटल केयर नहीं किया। प्रॉपर डेंटल केयर, जैसा कि हमने देखा हमारे माउथ का पीएच कितना था? 5.8 के आसपास। सलाइवा का पीएच, सलाइवा कहाँ पाई जाती? माउथ में। 5.8 के आसपास है। अब अगर हम और ज़्यादा एसिडिक इसको कर दें तो हमारे जो दांत होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगेंगे फिर, ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर में। तो चलो देखते हैं। टूथ एनेमल, ये नाम याद रखना, इनेमल। इनेमल क्या है? ये जो हमारे दांत में ये सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, इसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। काई का बना होता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। ये क्या है? एक नाम है केमिकल का, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। व्हाइट कलर का जो है, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और बना काई का होता है ये? कैल्शियम फॉस्फेट का। क्या बच्चों हम फॉर्मूला बना सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का? कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। बेटा मांगे कार स्कूटर, कौन सा ग्रुप आता है? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी है? +2। और फॉस्फेट की बात करें तो बच्चों फॉस्फेट एक नेगेटिव ग्रुप है, PO4, वैलेंसी इसकी -3 होती है। अब इससे अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो एक्सचेंज कराना पड़ता है, इसकी वाली वैलेंसी इसके चरणों में आ जाएगी और इसकी वाली वैलेंसी इसके चरणों में आ जाएगी। अब देखें हम तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, ये पूरा ग्रुप है तो इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं हम लोग। उधर से कितना आया? 2 और इधर से कितना आया? 3। तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा हमारे इनेमल का फॉर्मूला। और ये जो इनेमल होता है ना, हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, ठीक है। और सेकंड मोस्ट कौन है? बोन्स। बोन्स तो आप जानते हो हड्डियां, लेकिन दांत उससे भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। तो काई का बना होता है इनेमल जो है? वो काई का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसका केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी का यह सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी में नहीं घुलता है, नहीं तो हम पानी पीते तो हमारे दांत ही नीचे चले जाते हैं ना। लेकिन वो पानी क्या हो तो आग, मतलब दूसरी चीज़ें, जैसे इनको अगर जलाते भी है तो दांत रह जाते हैं, ठीक है। तो दांत जो है वो कठोर सबसे पदार्थ, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। बैक्टीरिया इन द माउथ, अभी जैसा मैंने आपको बताया पीएच कम कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया लग जाएंगे, सड़ जाएंगे, इसलिए रोज ब्रश करना जरूरी है, ठीक है। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। हम जो मीठी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, फूड पार्टिकल्स खाते हैं, वो दांत में फंस जाता है, फिर उसमें क्या लगने लग जाते हैं? बैक्टीरिया। दस इनेमल इज कोरोडेड, और इनेमल क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब होते जाता है। इसका पीएच जो है 5.5 से बिलो यदि चला जाता है तो इसको बोलते हैं टूथ डीके। क्या बोलते हैं? टूथ डीके। फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं ब्रश, टूथपेस्ट। अब देखो बच्चों, अभी आपने सीखा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बेस का यूज करना पड़ता है। क्या माउथ का पीएच 5.8 एसिडिक है? बिल्कुल। और अगर हमको इस एसिडिटी को दूर करना है तो बेस का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हमारे जो टूथपेस्ट यूज़ किए जाते हैं वो कैसे नेचर के होना चाहिए? वो बेसिक नेचर के होना चाहिए, और उसमें कुछ सॉल्ट भी यूज़ करते हैं। आपने ऐड देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सॉल्ट का यूज़ और बेस का यूज़ अपन करते हैं इस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। तो माउथ का पीएच यदि 5.5 से कम हो जाता है तो फिर दांत सड़ने लग जाते हैं, जैसे कि ये गंदे बच्चे के सड़ रहे हैं, ठीक है। क्या आप लोग गंदे बच्चे हो? नहीं ना। तो आपको क्या करना है? ब्रश करना है प्रॉपर, ठीक है, ताकि आपके टूथ डीके ना हो। यूजिंग टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट कैसे होते हैं बच्चों? बेसिक होते हैं, ठीक है। कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रोवाइड प्रिवेंशन फ्रॉम टूथ डीके, ठीक है। क्या करेंगे? दांत सड़ने से बचाएंगे। क्या चीज? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो बेसिक टूथपेस्ट का नाम लिखा है यहाँ पे, है ना। ये हेल्दी टीथ है, लेकिन इनको लगातार ऐसे ही छोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया? कैविटी हो गई। किस वजह से? ये एसिडिक नेचर में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कीटाणु जो होते हैं वो जमने लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सफाई जरूरी है।
अब कुछ ऑर्गेनिज्म एसिड बेस का यूज करके अपना डिफेंस, अपना बचाव भी कर लेते हैं। सोचो, जैसे मधुमक्खी वगैरह काटती है तो उससे हमको सूजन और जलन होती है। कल हमने देखा था एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में एक एसिड पाया जा रहा था जिससे हमको पेन हो रहा था और सूजन, स्वेलिंग हो रही थी। कौन सा एसिड था वो नेटल स्टिंग और एंट स्टिंग में? वो एसिड था फॉर्मिक एसिड, या जिसका IUPAC नेम क्या था? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, वीक एसिड होता है लेकिन पेनफुल होता है। तो बचाव के लिए भी कुछ जीव अपना यूज करते हैं एसिड बेस का। बी स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। अप्लाइंग माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, और अगर उसने काट लिया तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? बेकिंग सोडा लगाएंगे, तो वो एसिड खत्म हो जाएगा और हमको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मधुमक्खी कभी काटे तो क्या यूज करना पड़ेगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर का है और इसमें एसिड है, तो दोनों न्यूट्रल कर देगा ये। ठीक है, स्टिंग हेयर ऑफ नेटल्स। स्टिंग एक प्लांट होता है, ये नेटल, इसके कांटे जो रहते हैं इसमें भी एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये कंटीले पौधे हैं सारे, डॉग प्लांट, नेटल प्लांट्स, इसकी लीव्स। इनमें यदि हमारा हाथ टच हो जाता है ना तो हमको जलन सी महसूस होती है, क्योंकि इसमें, इसके स्टिंग में भी क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड, जिसका एक और नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हेयर जो है अगर हमको लग जाए या अपने अंदर कांटा चुभ जाए तो हमको दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इससे बर्निंग, पेन सेंसेशन होता है। ठीक है, और ये सब, इन पौधों को ऐसा एसिड क्यों मिला है? क्योंकि नेचर हर किसी को सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ देती है। ठीक है, तो ऐसे ही इनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या दिया है? ये दिया है। मधुमक्खी को डंक क्यों दिया है? ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। ठीक है, ये कल हमने देख लिया था। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टेमरिन, इमली में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, मिल्क के जो कर्ड बनाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में वापस से सिट्रिक एसिड, और वही चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। नेटल स्टिंग, इस पौधे के, इसमें भी यही रहता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट पे क्या करेंगे चल के, चलो देख लो। द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश कलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस के इस पे कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपके काम का ये टेबल है, इसमें आपको सारे एसिड याद करना है 1 by 1। ठीक है, इसमें से कुछ मैंने कल आपको याद भी करवा दिए थे। अब बात करते हैं सॉल्ट की। एसिड हो गया, बेस हो गया, एसिड बेस की स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट बच्चों कैसे बनते हैं? तो सॉल्ट बनते हैं किससे? जब एक एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? अभी बताया था, एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? बेस से। तो जो बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? सॉल्ट, और उसके साथ में फ्री में क्या बनेगा? वाटर। तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो जब एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनता है। प्रोसेस का नाम जल्दी से बता दो, क्या होता है? प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल करना, ऐसे समझो, न्यूट्रल करना मतलब न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट्स हैविंग्स, देखो सॉल्ट और उनके केमिकल फॉर्मूला और उनके कुछ कौन कौन से एसिड और बेस से वो बने हैं ये देखना है। ठीक है, आपको बस नाम याद रखना है। सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स बिलोंग्स टू अ फैमिली। जिनमें एक जैसे पॉजिटिव और एक जैसे नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। जैसे आप देखो इस वाले में NaCl, Na2SO4, इनमें कौन सा आयन कॉमन हो गया बच्चों? सोडियम। कौन कॉमन हो गया? सोडियम। तो ये किसकी फैमिली से बिलोंग करेंगे? सोडियम सॉल्ट है ये। क्या है? सोडियम सॉल्ट। NaCl और KCl ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? तो इनमें कॉमन क्या चीज़ है? यहाँ पे Na और K तो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। Cl सेम हो गया, तो ये किसकी फैमिली से बिलोंग करेंगे? क्लोराइड सॉल्ट। तो ऐसे ध्यान रखना, फैमिली का मतलब एक जैसे लोग, एक ही खून के लोग, है ना? वैसे ही यहाँ पर है, अगर सोडियम वाले होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? सोडियम के सॉल्ट। अगर पोटेशियम वाले हो तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम सॉल्ट। क्लोरीन वाले को फिर क्या बोल देंगे? क्लोराइड सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट के कुछ फैमिलीज बना रखी है। ठीक है, अब जैसे आप देखो पोटेशियम सल्फेट किस किस से बना होगा ये? तो अपने को एक तो चाहिए एसिड और एक चाहिए बेस। बच्चों H2SO4 एसिड था कि बेस था? एसिड था। और KOH एसिड था कि बेस था? बेस था। कैसे पता चला सर आपको? यहाँ पे H+ आयन दिख रहे हैं, यहाँ पे OH- आयन दिख रहे हैं। H+ आयन डोनर को हम लोग एसिड बोल रहे थे और OH- आयन को बेस बोल रहे थे, डोनर को। ठीक है, तो एक एसिड बेस, कौन सा एसिड कौन सा बेस लिया अपन ने? सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्या बना? पोटेशियम सल्फेट बना।
ऐसे ही सारे बेस अपन ने बना रखे हैं सॉल्ट, एसिड और बेस मिलाकर सारे सॉल्ट। इसमें से एक कॉमन सॉल्ट आप जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। ये बच्चों हमारे जो किचन में यूज किया जाता है, नॉर्मल नमक, साधारण नमक जिसको हम बोलते हैं, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये अपना कॉमन सॉल्ट है। क्या है ये? कॉमन सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फूड के इंग्रेडिएंट्स के रूप में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ सॉल्ट्स है, एक ही फैमिली वाले, आप समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। सॉल्ट के नाम याद कर लें, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का भी पूछते हैं, ब्लू विट्रियोल नाम से फेमस है ये, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये एसिड और बेस से ही बने हैं और इनके साथ बनेंगे सॉल्ट। चलिए, सॉल्ट हमारे पास 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किए। ऐसे सॉल्ट जिनका pH लेस देन 7 होता है उनको एसिडिक सॉल्ट, जिनका 7 होता है उनको न्यूट्रल सॉल्ट, और जिनका 7 से ज़्यादा होता है उनको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप देखो, सोडियम क्लोराइड का pH कितना है? 7। pH 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तभी तो 7 बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले और बेस वीक ले ले तो H+ के कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक। तो अगर हमने दोनों कंपोनेंट एसिड भी लेंगे और बेस भी लेंगे, अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में से कोई नहीं जीत पाएगा, टाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाई। लेकिन अगर हमने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया तो बेस के ऊपर भारी पड़ेगा, और बेस के ऊपर भारी पड़ेगा तो कौन जीत जाएगा? एसिड जीत जाएगा। तो सॉल्ट कैसा बनेगा फिर? एसिडिक बनेगा। अरे जीत किसकी होगी? जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों बराबर मात्रा में ले ले, स्ट्रॉन्ग एसिड ही ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस ही ले ले, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले ले तो बताओ, एसिड स्ट्रॉन्ग लिया, बेस वीक लिया, तो जीत किसकी होगी? जो स्ट्रॉन्ग है उसकी। किसकी जीत हो गई? एसिड की। तो जो सॉल्ट बना उसमें कैरेक्टर का ही क्या आएंगे? एसिड के आएंगे। और एसिड के कैरेक्टर मतलब pH वैल्यू कितने से कम? बोलो जल्दी। 7 से कम। कितने से कम? 7 से कम। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया इस बार, और एसिड कैसा ले लिया? वीक ले लिया। तो बताओ अब जीत किसकी होगी? बेस की हो जाएगी भाई। जो स्ट्रॉन्ग है उसकी जीत होगी, बात खत्म, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर किसी का नहीं, मैच टाई हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। pH ऑफ सम सॉल्ट सैंपल जैसे सोल्यूबल इन डिस्टिल वाटर एंड द एसिड बेस यूज्ड फ्रॉम द सॉल्ट्स आर, ये रहे, ठीक है। ये है हमारे पास, जैसे कि सोडियम क्लोराइड 7 pH वैल्यू होती है, पोटेशियम नाइट्रेट 7 होली, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग से बन रहे हैं। 7 वाले जितने भी किससे बन रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारे पास हो गए न्यूट्रल। तीनों कैसे हो गए? ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गए। उसके बाद अगले देखो, तो ये 7 से कम है। 7 से कम है, इसका मतलब क्या है? 7 से कम वाले हैं मतलब एसिडिक है। तो देखो यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस वीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो जीत किसकी हुई भाई? एसिड की, इसलिए pH वैल्यू 7 से कम हो गई, ठीक है। ये एसिडिक हो गया। कैसा हो गया? एसिडिक। इसके बाद ये देखो, तो 7 से ज़्यादा हो गई। 7 से ज़्यादा हो गई तो एसिड कैसा ले लिया? वीक। और बेस कैसा ले लिया? स्ट्रॉन्ग। ये वीक एसिड है और बेस कैसा ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप समझ गए होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग लोगे तो उसी का साल्ट बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, बेस है तो बेस का, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। तो न्यूट्रल के ये एग्जाम्पल है, उसमें सोडियम क्लोराइड आपके काम का है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, ठीक है। मोर देन 7 वाले कौन है? तो मोर देन 7 वाले हमारे पास ये तीनों है। इसमें सभी में बेस हमने स्ट्रॉन्ग लिया, वो भी कौन सा? NaOH NaOH NaOH। और ये तीनों एसिड है, कार्बनिक एसिड और कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ये तीनों ही वीक है। कार्बन वाले ऑर्गेनिक एसिड वीक ही होते हैं ना जनरली। और बेस अपना NaOH जिसका pH वैल्यू सबसे ज़्यादा 14, मतलब हाईएस्ट बेस होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक नेचर के हो जाएंगे। तो ये तीनों हो गए आपके बेसिक, ये हो गया एसिडिक, एक ही दे रखा है, और ये हो गए आपके न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। आया सॉल्ट समझ में? एसिड बेस की रिएक्शन कराना है, सॉल्ट और वाटर बनाना है। जो सॉल्ट बना वो उसका कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? जैसा आपने एसिड लिया या जैसा आपने बेस लिया, ठीक। चलिए
कॉमन सॉल्ट के बारे में जानते हैं, साधारण नमक, ठीक है, या फिर टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl इज द न्यूट्रल सॉल्ट। किससे बना होगा? HCl और NaOH। देखो H और OH मिलकर तो बच्चों बना लेंगे H2O, और बचा कौन कौन फिर? Na और Cl, तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे नमक बिखरा हुआ है, देखो डिब्बी गिर गई नीचे, ठीक है। NaCl इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर। बच्चों आपको मालूम होगा समुद्र का पानी खारा है तो उसमें से क्या निकाल के लाते हैं? नमक, ठीक है। तो सी वाटर से अपन इसको निकालते हैं, और इसमें और भी कई साल्ट होते हैं, यही नहीं अकेला होता है। इसको अपने को आइसोलेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स। दीज आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ये रॉक्स चट्टानों में भी पाया जाता है। जैसे आपने सेंधा नमक, काला नमक और तरह के नमक भी सुने हुए, ये चट्टानों से मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के नमक है, अलग अलग जगह से मिलते हैं, ठीक है। सॉल्ट, देयर आर बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ, क्या लिखा है ये, बाइगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज मिक्स्ड माइंड लाइक कोल। इसको भी कई सालों के बाद ये बनता है, कई सालों की प्रोसेस में जो चट्टाने वगैरह रहती है उनका मिनरलाइजेशन होता है, और तब जाकर ये क्या बनती है? सॉल्ट बनती है। तो आपको एग्जाम के काम का ये है नहीं, इतना ध्यान रखना है कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, और NaCl जो है वो किससे बना है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो और बेस NaOH ले लो, ठीक है। दोनों से बन जाएगा NaCl। इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि चट्टानों से भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला नमक नहीं है वो, ठीक है, वो अलग सॉल्ट है। देयर आर, चट्टाने जो होती है वो कई सालों बाद उससे ये कन्वर्ट होते हैं। ये आपको दे रखी, देखो कुछ रॉक्स, ये रॉक सॉल्ट है। सेंधा नमक, काला नमक, ऐसे नमक जैसा दिख रहा है आपको। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये रॉक सॉल्ट है और ये कॉमन सॉल्ट है ऊपर आपको, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो अपन डेली यूज करते हैं ये कॉमन सॉल्ट है। इसके अलावा ये हल्का सा ब्राउनिश टाइप का आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? चट्टान वाला नमक है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कहाँ यूज होता है? फूड में। इट इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस भी बना सकते हैं। बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ये सारे कंपोनेंट अभी आगे पढ़ने वाले हो आप, ठीक है, जस्ट आगे। तो कॉमन सॉल्ट का इतना ध्यान रखना है, NaCl फार्मूला होता है, ठीक है। एक और वर्ड याद कर लो बच्चों, अगर इसको हम पानी में घोल देते हैं, काय में घोल देते हैं? पानी में, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। क्या नाम से जाना जाता है? ब्राइन। चलिए, ये एक प्रोसेस दे रखी है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, नमक का पानी में घोल बना लेते हैं और उसके बाद उसमें करंट पास कराते हैं। तो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ये भी बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके क्या यूज है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? ब्राइन। लो यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिर मिल गया। ब्राइन जो है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते, देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, हमने यहाँ पर पानी ले रखा और इसमें क्या घोल रखा है? नमक। नमक है तो भाई क्या मिलेगा? पानी में जाके ये Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। अब इन दोनों आयन्स में से हम देखें तो एक अपने पास है पॉजिटिव चार्ज और एक अपने पास है नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ मुझे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से? तो याद रखना, कभी भी अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो भैया कौन कौन है? तो प्लस वाले से कौन अट्रैक्ट होएगा? माइनस वाला। तो आप देखो Cl आयन जो है वो किधर भाग रहा है? माइनस होने के कारण एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। और Na आयन यानी कि सोडियम आयन है, उसके पास कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। तो जब हम नमक के पानी में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास कराते हैं तो जो आयंस रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? मूव। इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो करंट पास कराकर हमने तोड़ा इसको काय काय में? प्लस और माइनस में। चलो देखते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride brine, it decomposes. Decompose का मतलब होता है टूट जाना, डिस्ट्रॉय होना। To form sodium hydroxide. क्या बनाता है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि बच्चों पानी में H+ और OH- आयन है। क्या है?
H और OH से मिलकर H2O बनता है। और अगर हम बात करें Na और Cl की, तो आप बताओ फिर कौन किसके साथ जाएगा? Na जाएगा OH के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? NaOH। क्या बनेगा? NaOH, ये प्लस और ये माइनस। और बचा अपना Cl, ये किसके साथ चल जाएगा? H के साथ, तो HCl बनना चाहिए। लेकिन HCl जो है ये वापस से पानी में टूट जाएगा, तो H प्लस और फिर से Cl माइनस ही बनेगा। तो H आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो H2 गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी? H2। ऐसे ही Cl आपस में कंबाइन हो जाएगी तो कौन सी गैस बन जाएगी? Cl2। तो आप यहाँ पे चेक करो, क्लोरीन गैस निकल रही और हाइड्रोजन गैस निकल रही। कौन सी गैस निकल रही? हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बना? NaOH। क्या बना? NaOH बन जाएगा। तो तीन चीजें बनी बच्चों इससे, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और एक बेस बना। और ये बेस ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल भी है। वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग अल्कली बोल रहे थे कल। क्या बोल रहे थे? अल्कली। तो इसलिए देखो इसमें क्लोरीन गैस निकली और अल्कली यानी कि एक बेस भी निकला, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम पड़ गया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों चीज मिली है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्योंकि इसके प्रोडक्ट है क्लोर फॉर क्लोरीन और अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये हमने NaCl लिया, पानी में इसको घोला और इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराया, तो NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन बना। NaOH का क्या काम है, क्लोरीन का क्या काम है, हाइड्रोजन का क्या काम है, सबके अलग अलग काम है। क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी बच्चों? तो क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज बच्चों कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव के पास भटकता हुआ मिलेगा। पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है आपको? कैथोड पे कि एनोड पे? तो पॉजिटिव आपको दिख रहा है एनोड पर, मतलब क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी? एनोड पर। निकल रही कि नहीं? तो देखो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। कहाँ मिल रही है? एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैथोड पर, क्योंकि H प्लस बनता है और H में प्लस है तो किसके पास मिलेगा? माइनस वाले के। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड के पास। और ये जो बच्चों NaOH बना, ये कहाँ मिलेगा? तो NaOH जो है, Na भागा किधर था? नेगेटिव की तरफ, तो इस तरफ ही अपने को यहाँ कहीं मिलेगा आसपास ही, मतलब किसके नियर मिलेगा? कैथोड के नियर। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। बात समझ में आई? क्लोरीन कहाँ मिल रहा है? जिधर नेगेटिव खत्म हो जाए, किसके पास? पॉजिटिव के पास। और हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है? कैथोड के पास। NaOH कहाँ मिलेगा? ये भी कैथोड के पास। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट नेचर की तरफ ये जाते हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ ये मूव करते हैं। NaOH जो बना, इसके प्रोडक्ट क्या क्या बने, उनका यूज, NaOH का यूज करते हैं डी ग्रीसिंग मेटल्स, मेटल को ग्रीस हटाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा साबुन डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में किसका यूज करते हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लोरीन का कहाँ यूज करेंगे? क्लोरीन का यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में। स्विमिंग पूल का जो पानी रहता है वो कुछ समय के लिए ऐसे ही रहता है, तो उसको साफ रखने के लिए क्लोरीन गैस डाली जाती है। ठीक है, अब वो क्लोरीन जो रहता है वो क्या करता है? वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। इसके अलावा क्लोरीन का यूज पीवीसी का नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो इसमें क्लोराइड वर्ड आया, मतलब क्लोरीन का यूज हो रहा है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जम्स को मारने वाला, इन्फेक्शन कॉज करने वाले जम्स को मारने वाला। ये बच्चों CFC क्या होता है? CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रिज वगैरह में यूज किया जाता है, फ्रीजिंग के लिए। एक गैस होती है, इसको फ्रियोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। तो वहां पर ये बनाने में इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरो वर्ड आ रहा है मतलब क्लोरीन है इसमें। ठीक है, और पेस्टिसाइड के रूप में, मतलब खेतों में कीड़े वगैरह को मारने में भी यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पे स्प्रे दवाई रखी है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ये क्या बना रहे? पेपर वगैरह, लेदर, वो फाइबर्स वगैरह बनाने में। ठीक है, पाइप, ये PVC के पाइप, प्लास्टिक के पाइप, जो पानी के नल वगैरह होते हैं उनके पाइप बनाते हैं, उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जगह अपन इसका यूज कर लेते हैं तीनों का। एक और चीज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज क्या करती है? घी दिख रहा है आपको, है ना? तो तेल से जो डालडा घी बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करके बनाती है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन यूज करते अपन फ्यूल के रूप में भी। काई के रूप में? फ्यूल, गैस के रूप में। जैसे CNG तो आपने सुने होगा, हाइड्रोजन गैस भी एक ज्वलनशील गैस है जो जलाने में यूज होती है, तो फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस मार्गरीन, मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर वगैरह में भी यूज करते हैं। और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाना? घी बनाना। ठीक है, इसमें भी यूज हो जाता है ये। ठीक है, तो कई जगह हाइड्रोजन के यूज है। चलिए अब कुछ कंपाउंड है। कॉमन सॉल्ट के बाद हमारे पास आ जाता है
ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर, एक वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ये 5 टॉपिक ऐसे जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या बनेंगे? इनके यूजेस और फार्मूले, यूजेस और फार्मूले। चलो, ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग क्लोरीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। क्लोरीन अभी बना था, उसका यूज कर लेंगे। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों एक नाम और देते हैं, स्लैग्ड लाइम। 2 नाम आपसे पूछेंगे, क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम अपन बोलते हैं CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, सूखा हुआ चूना, शुष्क चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए मतलब उसमें पानी डाल दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए तो उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। और लाइम वाटर बोल दे तो ये CaOH का होल ट्वाइस ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम बच्चों वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे पूछते हैं आपसे, ठीक है। और अगर हमने स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दी तो बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर बन गया। क्लियर? अब इसका यूज़ कहाँ होता है? चलो देखते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर कुछ ऐसा दिखता है, नमक जैसा ही है, सफ़ेद, ठीक है। इसका कपड़ों की ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। देखते हैं, ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनेन एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब कपड़े की सफाई वगैरह में यूज़ करते हैं। वुड पल्प, पेपर को सफ़ेद करने में, है ना। आपको पता है पेपर जो होते हैं वो पेड़ से बनते हैं। पेड़ से कैसे बनेंगे? तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसमें अपन इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि सफ़ेद पेपर चाहिए अपने को। ब्लीच का मतलब होता है जो भी कलर है उसको निकाल देना, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, कपड़ों में जो धुले हुए कपड़े उनको सफ़ेद करने में ब्लीचिंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू एनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा देता है। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल भी। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, पानी के साफ करने में भी यूज़ करते हैं। तो ये देखो, अलग अलग यूजेस है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के, कपड़ों को साफ करने में, पानी को साफ करने में, ठीक है। और इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, पहले इतना गंदा कपड़ा था, फिर धीरे धीरे ये ब्लीच करते गए तो कैसा हो गया? बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है। ये लकड़ी का है मेनली, कपड़ा नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, सब इसी के नाम है, ठीक है। चलिए, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं कुछ बुके इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बस लास्ट के 2 टॉपिक और बच रहे, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे को हम लोग बोलते हैं। बेकरी में भी इसका यूज़ करते हैं, केक वगैरह बनाने में। चलो, ये कैसे बना? तो इसकी एक लंबी प्रोसेस है, आप इसका फॉर्मूला याद करें, NaHCO3। लंबी प्रोसेस क्यों बोल रहा हूँ? पहले NaCl में पानी मिलाएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाएंगे। 4 प्रोसेस के बाद जाकर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है। ये जो बेकिंग सोडा है इसका यूज़ याद रखना। और एक और चीज़, ये नॉन कोरोजिव बेसिक सोल्ट है। कोरोजन मतलब आप समझते हो, सड़ाने वाला, जंग लगाने वाला। तो किसी चीज़ पर जंग लग जाता है तो उसको हटाने में भी यूज़ करते हैं। नॉन कोरोजिव बेस है ये। कैसा है? नॉन कोरोजिव बेस। ये भी IMP है। बेकिंग सोडा ऐसा सॉल्ट है जो कोरोजन नहीं करता है, ठीक है, नॉन कोरोजन है, बचाता है बल्कि। और जब इसको हीट करते हैं कुकिंग के लिए तो कुछ रिएक्शन होती है, इसमें CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में ही देख लो आप, NaHCO3 मतलब कहीं ना कहीं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंपोनेंट है इसमें। तो CO2 गैस निकलती है, और इसी CO2 के कारण जो आप ब्रेड देखोगे, उस ब्रेड में क्या होता है? वो स्पंजी क्यों हो जाती है? उसमें बीच बीच में होल रहते हैं। वो किस गैस की निकलने के कारण बनते हैं? CO2 गैस के कारण। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट गैस निकल रही CO2, जो क्या कर रही है? इस ब्रेड को स्पंजी बना रही है। तो बेकरी में इसका यूज ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया बेकिंग सोडा। क्या नाम पड़ गया? बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडे के और कहाँ यूज होते हैं? चलो देखते हैं। पकोड़े मतलब भजिए वगैरह बनाने में, क्रिस्पी मतलब वो कड़क कड़क से, ठीक है, कुरकुरे टाइप के। इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग, खाना जल्दी पक जाए इसलिए, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है।
बेकिंग सोडे को जब हम किस में मिला लेते हैं, किसी एसिड के साथ मिलाते हैं, तो जो बनता है उसका नाम पड़ेगा बेकिंग सोडा। ठीक है, कोई एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता था, इमली में। ठीक है, वेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर इट फॉलोइंग रिएक्शन, जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं और हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, इस CO2 के कारण क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया, केक वगैरह जो फूल जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेड वगैरह जो उसमें आती है वो स्पंजी हो जाती है, तो केक में भी ब्रेड का यूज करते हैं, है ना। तो वो कौन सी गैस के कारण स्पंजी हो जाते हैं, स्पंजी मतलब समझते हो ना, स्पंज लाइक, सॉफ्ट से हो जाते हैं। ठीक है, वो इस CO2 के कारण होता है। इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटाएसिड। लो बच्चों, आ गया एंटाएसिड, अभी पढ़ाया था आपको मैंने, स्टमक में एसिडिटी को दूर करने के लिए जो यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटाएसिड्स। ठीक है, और ये अल्कलाइन होने के कारण ये खत्म कर देता है एसिड को। ठीक है, और इसका एक और जगह यूज करते हैं, अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज कर लेते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा ही होगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो कई काम की चीज है ये अपने पास बेकिंग सोडा। ठीक है, किचन में यूज करते हैं, ब्रेड वगैरह में यूज कर लेते हैं, है ना, एंटा एसिड के रूप में यूज कर लेते हैं। आग बुझाने में क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों इससे CO2 निकलती है और CO2 आग बुझाने में हेल्पफुल है। ठीक है, CO2 किस में है, आग बुझाने में। जैसे मोमबत्ती कैंडल को फूंक मारते हो तो फूंक में कौन सी गैस होती है, CO2, तो वो बुझ जाती है, और जलाने में ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा ये कपड़े धोने का सोडा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर के। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, जैसे डॉट लगा के जो वाटर लिखा रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर के टाइप रहता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है कपड़े धोने का सर्फ, तो ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री सब में सफाई का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा बोरेक्स, बोरेक्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का, Na2B4O7, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट में तो यूज हो ही रहा है ये, डोमेस्टिक पर्पस, घर में कपड़े वगैरह धोने में। ठीक है, और पानी जो हार्ड वाटर रहता है उसको साफ करने में भी इस वॉशिंग सोडे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बोरेक्स का दिख रहा है आपको डायग्राम। चलिए लास्ट हमारे पास है कि क्या सही में भी क्रिस्टल फॉर्म जो रहते हैं, कोई चीज ड्राई रहती है, तो ड्राई नहीं रहती है, उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ना। तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, यदि हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन जब इसको वापस से पानी थोड़ा डाल देते हैं इसमें तो वापस से ब्लू कलर का हो जाता है, मतलब इसको पानी की जरूरत है। तो जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसमें क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वाटर होता है, क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, कुछ मॉइस्चर के फॉर्म में जुड़ा हुआ वाटर रहता है। ठीक है, ये तो इसको बॉईल करेंगे तो इसका कलर गायब हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। लेकिन जब इसमें वापस से थोड़ा पानी डालते तो फिर से ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ये देखो, जब 2-3 बूंदे अपन इसमें वापस पानी के डाल देते तो फिर से ग्रीन कलर का। तो ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें देखो कॉपर सल्फेट को गर्म कर रहे हैं तो ब्लू कलर से इसका कैसा हो गया ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये पेंटाहाइड्रेट है, 5 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। तो अगर इसको गर्म कर दिया तो इसके मॉलिक्यूल जो हाइड्रेट वाले हैं वो निकल जाते हैं, मॉइस्चर जो। अब मॉइस्चर जो है तो ड्राई फॉर्म में हो जाएगा, ड्राई फॉर्म में इसका कलर गायब। तो ये है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट में वाटर के कितने नंबर मॉलिक्यूल्स के हैं उसको बोलते हैं अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी को हाइड्रेटेड बोलते हैं अपन। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2। इसमें कितने मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म के वाटर के, ये डॉट लगा के बच्चों दिख जाए तो समझ लेना हो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये अपना वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक है, जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल वाटर के। ऐसे ये सबके डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का दिख रहा है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा सफेद कलर का दिखता ही है, घड़ी देखा होगा आपने। ठीक है, और ये हमारे पास है जिप्सम। ठीक है, ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है अभी आगे देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने तो देखा ही होगा कि हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं तो उसमें डॉक्टर एक प्लास्टर चढ़ा देता है। वो प्लास्टर क्या है, पट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, हड्डियों को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए। तो वो डॉक्टर किस चीज का यूज कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ जब हाफ मॉलिक्यूल वाटर का रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, हाफ मतलब हेमी भी बोलते हैं इसको, देखो हेमी वर्ड मिलेगा हाफ। कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल वाटर मिल जाता है तो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हाँ, ये वही POP है जिसका यूज अपन कहाँ करते हैं, घरों में पुट्टी वगैरह, POP पुट्टी करवाते हैं, इसको अच्छा दिखने के लिए, सजावट के लिए अपन यूज करते हैं। इसके अलावा प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज करेंगे इसका, चलो देखते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये जिप्सम में बदल जाता है। काय में बदल जाता है? जिप्सम में। जब इसमें पानी का 1.5 मॉलिक्यूल और ऐड कर देते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसको अपन इससे मिक्स करेंगे तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम जो है वो क्या है? हार्ड सरफेस। ये सीमेंट में यूज करते हैं इसका अपन, जिप्सम का। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और यूज क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, और हेमीहाइड्रेट बोल रहा मतलब आधा मॉलिक्यूल वाटर का। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है? जिप्सम बना लेता है। मतलब आधे मॉलिक्यूल की जगह ये कितने मॉलिक्यूल वाटर हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। तब इसका नाम चेंज करेंगे, जिप्सम रख देंगे। ठीक है, और जिप्सम को वापस 150 डिग्री पर हीट करेंगे तो फिर से पीओपी में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है। 1/2 ऑफ मॉलिक्यूल वाटर जो है वो अटैच होता है किसके साथ? क्रिस्टलाइजेशन वाले फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है। कहाँ यूज होता है? फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने में, खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, डेकोरेशन करने में। ठीक है, ये देखो पीओपी की कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां वगैरह बना सकते हैं हम लोग। ये बेचारे का हड्डी टूट गया, इसको पट्टा चढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे ये अपना पुट्टी कर रहे अपन ये दीवालों पर, तो कई जगह अपन इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जिप्सम का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? जिप्सम का यूज करते हैं अपन सीमेंट बनाने में। कहाँ यूज करते हैं? सीमेंट में जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपन ने कर लिए हैं, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब अगले लेक्चर में हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। MCQ के साथ अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।